दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बड़ी खबर के बाद आज दुनिया मेरे आगे सेगमेंट पर भी बात करेंगे। हर एपिसोड की तरह आज भी जानेंगे बीते दिनों दुनिया भर में क्या घटा, क्या बढ़ा और ये घटनाएं हमें कितना प्रभावित करने वाली हैं। इन दिनों मध्य पूर्व की भू राजनीति में फिर से एक नई सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। इसकी वजह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बीते दिनों मध्य पूर्व के दौरे पर गए। ये दौरा ऐसे वक्त में शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने मध्य पूर्व दौरे का ऐलान कर चुके हैं। आगामी जुलाई में 13 से 16 तारीख के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति मध्य पूर्व का औपचारिक दौरा करने वाले हैं। यहाँ वो सऊदी अरब और इजराइल के साथ साथ उसके कब्जे वाले वेस्ट बैंक और मध्य पूर्व के दूसरे देश के नेताओं से भी मिलेंगे। इसके साथ ही वेस्ट बैंक में ठहरने और सऊदी अरब की औपचारिक यात्रा की भी उनकी योजना है। सऊदी अरब से मिलकर अमेरिका अपने 2 निशानों को साधने वाला है। वहीं कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ठहरने की योजना के पीछे उसकी कूटनीतिक मंशा है। भू राजनीतिक हलचल तेज होने की असल वजह है वेस्ट बैंक की कूटनीति ही है, जो एक तरफ जानकारों को सोचने पर मजबूर कर रही है तो दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब की बेचैनियां भी बढ़ा रही है। हालांकि सऊदी अरब ने अमेरिका की इस चाल को भांप लिया है और अपनी बेचैनी को कम करने की योजना पर उसने काम करना शुरू भी कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान का मध्य पूर्व दौरा इसी की शुरुआत है। इससे मध्य पूर्व समेत दुनिया भर की सियासत गर्मा गई है। अपने दौरे के पहले चरण में सलमान मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। वहां उनकी अगवानी खुद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने की। अल सीसी 2013 में सैन्य तख्ता पलटकर जब से सत्ता पर काबिज हुए तब से सऊदी अरब से उनके रिश्ते बेहद करीबी रहे हैं। यही वजह है कि प्रिंस सलमान ने अपने दौरे की शुरुआत मिस्र से की। इसके बाद सलमान ने जॉर्डन और तुर्की का भी दौरा किया। इन सब पहलुओं को समझेंगे कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान की ऐसी कौन सी चिंता है जिसने बाइडेन के दौरे से ठीक पहले उन्हें मध्य पूर्व का दौरा करने को मजबूर किया। फिर बाइडेन के इस दौरे को भी समझेंगे। वेस्ट बैंक की कूटनीति पर भी बात करेंगे। पहले मध्य पूर्व को समझिए। मध्य पूर्व एक भू राजनीतिक शब्द है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापक तौर पर उपयोग में आया। यह आमतौर पर अरब क्षेत्र को सूचित करता है। इसका फैलाव तुर्की के एशिया माइनर से लेकर मिस्र और ईरान तक है। इसके लगभग सभी देश एक समान जातीय समूहों, भौगोलिक विशेषताओं, धार्मिक विश्वासों और राजनीतिक इतिहास को साझा करते हैं। मध्य पूर्व के अधिकांश देश अरब दुनिया का हिस्सा है। इस क्षेत्र में मिस्र, ईरान और तुर्की सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, जबकि सऊदी अरब क्षेत्रफल के लिहाज से वहां का सबसे बड़ा देश है। यहाँ फारस की खाड़ी की सीमा वाले अधिकांश देशों में पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। इसे मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र का वैश्विक भू राजनीति के केंद्र बने रहने की असली वजह यही तेल के भंडार हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की बात करते हैं। असल में जो बाइडेन अपने दौरे के पहले चरण में इजराइल जाने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, बाइडेन इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक का भी दौरा करेंगे। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अमेरिका इस दौरे के जरिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष का कोई स्थायी हल निकालने वाला है, जो ना तो सऊदी अरब चाहता है ना ही ईरान। सऊदी अरब ये जानता है कि अगर इसका कोई भी स्थायी समाधान निकल गया तो फिर अरब और मध्य पूर्व के देशों पर उसकी पकड़ कमजोर होने लगेगी। फिलिस्तीन के नाम पर यहां मौजूद सभी अरब देशों को एकजुट रखने की इसकी रणनीतिक योजना ध्वस्त हो जाएगी। यही कारण है कि इजराइल और अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने वाले अब्राहम अकॉर्ड से भी सऊदी अरब ने दूरी बनाई हुई है। दूसरी तरफ इन दिनों सऊदी अरब का अमेरिका के साथ भी याराना थोड़ा नाजुक दौर से गुजर रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिका का खास कहे जाने वाला सऊदी अरब इधर कई मामलों में अमेरिका का विरोध करता दिख रहा है। रूस पर लगे प्रतिबंध के चलते जब अमेरिका ने रूस से तेल आयात पर पाबंदी लगा दी थी, तब अमेरिका ने सऊदी को तेल उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। मगर सऊदी अरब ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर दिया। जिस अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र हमने किया, उस पहल को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही है। लेकिन सऊदी अरब अमेरिकी मध्यस्थता वाले इस समझौते में भी शामिल नहीं हुआ है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका और सऊदी अरब की राहें हाल के दिनों में अलग अलग रही हैं। दूसरी ओर अमेरिका भी ये जानता है कि अगर सऊदी अरब
उसके पाले से बाहर हुआ तो मध्य पूर्व पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब इस इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल के मुद्दे पर समर्थन हासिल करने के लिए सऊदी के साथ साथ अन्य देशों को मनाने आ रहा है। लेकिन क्राउन प्रिंस सलमान अमेरिका को अपना दम दिखाने के लिए मध्य पूर्व के दौरे पर खुद भी निकल पड़े। असल में सलमान अमेरिका के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये भी संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका सऊदी को हल्के में ना ले। इसमें एक बात यह भी है कि मध्य पूर्व की भू राजनीति पर अमेरिका की पकड़ का रिमोट कंट्रोल सऊदी अपने हाथ में चाहता है। वो नहीं चाहता कि अमेरिका इस इलाके में उसके बिना कुछ भी कर सकने की हालत में हो। उधर ईरान को भी पता है कि अगर अरब देश फिलिस्तीन का मुद्दा किनारे कर इजराइल से रिश्ते सामान्य करते हैं तो इसकी कीमत ईरान को ही चुकानी होगी। अमेरिका सभी अरब देशों के सामने ईरान को एक साझा दुश्मन की तरह पेश करेगा और फिलिस्तीन के मुद्दे से इन अरब देशों का ध्यान भटकाएगा। इसलिए ईरान भी कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल और फिलिस्तीन मामला कभी सुलझे। मतलब यह है कि सबके अपने अपने मुद्दे हैं और अपना अपना स्वार्थ है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि मध्य पूर्व की भू राजनीति भविष्य में किस करवट बैठती है और कौन देश कितने फायदे में रहता है। बड़ी खबर के बाद अब बारी है कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की। इसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में गंभीर आर्थिक संकट झेलने वाले पड़ोसी देश श्रीलंका ने अब संवैधानिक सुधारों की ओर रुख किया है। राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित करने वाले संवैधानिक संशोधन पर श्रीलंका सरकार की कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगाने और देश की संसद को अधिक शक्ति सौंपने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित किया। यह श्रीलंका के संविधान का 21वां संशोधन होगा। 21वां संशोधन अब 20वें संशोधन को निरस्त कर देगा, जिसमें संसद की कुछ शक्तियों को राष्ट्रपति को सौंप दिया गया और राष्ट्रपति को संसद भंग करने की अनुमति दी गई थी। अगली खबर में काफी मशक्कत और लंबे इंतजार के बाद यूक्रेन के यूरोपीय संघ के सदस्य बनने की राह आसान हो गई है। बीते दिनों यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने सदस्यता हासिल करने के लिए यूक्रेन को उम्मीदवार बनाने पर अपनी सहमति दी। ब्रुसेल्स के एक शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों के नेताओं ने सर्वसम्मति से एक अनुमोदन पारित किया है। असल में रूसी हमले के बाद से ही यूक्रेन लगातार यूरोपीय संघ की सदस्यता की मांग कर रहा है। ऐसे में उम्मीदवार का दर्जा हासिल करना यूक्रेन के लिए बड़ी सफलता है। हालांकि यूरोपीय संघ की मेंबरशिप हासिल करना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें वर्षों का समय लगता है। उम्मीदवार का दर्जा हासिल करना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगली खबर उत्तर कोरिया से रक्षा कार्यों की समीक्षा करने और सैन्य क्षमताओं को विस्तार देने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक ऐसे वक्त में की गई है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ उसके रिश्ते बेहद तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इसी तनाव के बीच उत्तर कोरिया लगातार आक्रामक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण भी कर रहा है। बीते महीने इसी के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने कहा कि 2017 के बाद दक्षिण कोरिया भी जल्द ही अपना पहला परमाणु परीक्षण करेगा। उधर उइगर समूह के नाम पर अमेरिका ने शिनजियांग से सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। ये कदम अमेरिका ने नया जबरन श्रम कानून को आधार बनाते हुए उठाया है। अमेरिका का जबरन श्रम कानून चीन के शिनजियांग क्षेत्र से माल पर प्रतिबंध लगाता है। चीन का शिनजियांग क्षेत्र वही है जहां चीन ने उइगरों के लिए डिटेंशन कैंप स्थापित किए हैं। यह क्षेत्र चीन का कॉटन और सोलर पैनल का बड़ा उत्पादक है। अमेरिका उइगरों के मानवाधिकारों को लेकर अक्सर ही चीन को निशाना बनाता रहा है। अब आते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल पर। सवाल है, मध्य पूर्व की राजनीति में हालिया उठापटक के क्या मायने हैं? सऊदी अरब और अमेरिका के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। बदलती दुनिया से रूबरू कराने वाला हमारा ये कार्यक्रम आपकी जिंदगी को, आपकी तैयारी को, आपकी जानकारियों को कितना बदल रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।